नमस्कार। आप लोग अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स एग्ज़ाम फोरम पर आज देखेंगे CTET के सिलेबस में संख्या पद्धति और उसमें विभिन्न प्रकार के सब टॉपिक्स। संख्या पद्धति एक मेजर चैप्टर है और इसमें हम CTET पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसमें अंक, संख्या, संख्याओं के गुण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, सरलीकरण, गुणनखंड और गुणज, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम अंक की बात करें तो अंकों के मान, जिनमें हम वास्तविक या जातीय और स्थानीय यानी कि फेस वैल्यू और प्लेसिंग वैल्यू, इनकी बात करते हैं। संख्या की बात करें तो संख्या के प्रकार यानी कि वर्गीकरण और साथ ही साथ संख्याओं से संबंधित प्रणालियाँ, सिस्टम्स जैसे कि डेसिमल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब बात करते हैं संख्याओं के गुण। तो गुणों में हम जोड़ से संबंधित गुण, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे जोड़ पर समरक नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण या बंटन नियम। इसी प्रकार से गुणा पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है तो वो, और गुणा के तीनों अवयव, गुण्य, गुणक और गुणनफल। इसी प्रकार से भाग के भी सारे अवयव जैसे कि भाज्य, भाजक और भागफल, इनके आपस का रिलेशन और साथ ही साथ विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, इनको पढ़ते हैं। भिन्न की बात करें तो भिन्न की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, उसका प्रकार, भिन्नों के प्रकार के बारे में हम वर्गीकरण में ही पढ़ लेंगे। जो हम जो है संख्याओं का प्रकार पढ़ेंगे तो भिन्नों का प्रकार वहीं पढ़ लेंगे। चित्रमय निरूपण, जैसे कि क्वेश्चन CTET पूछता है कि 1/6 निम्न में से कौन सा चित्र सही से निरूपित करता है। भिन्नों पर संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे थे। भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, या फिर निम्न में से कौन से विकल्प में अवरोही क्रम दिया है, कौन से में आरोही क्रम दिया है, वो चीज़ जानना। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन और इसके अंतर्गत बॉडवांस का नियम। साथ ही साथ गुणनखंड और गुणज, और यानी कि मल्टीपल और फैक्टर्स और इनके संबंधित अवधारणाएं जैसे कि लासा और मासा। तो ये टॉपिक हुए संख्या पद्धति के, और साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो CTET ने टीचिंग एप्टीट्यूड से जोड़ते हुए पूछे हैं, उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले संख्या और उसके प्रकार यानी कि वर्गीकरण से। जब हम एक बार संख्या और उसके वर्गीकरण को समझ लेंगे तो हमारा एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। फिर हम उस पर अंक और बाकी सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो संख्याओं को हम सबसे पहला डिवीजन जो है वो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, इन दो रूपों में करते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। कुछ जगह पर आपको वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, इस प्रकार से भी विभाजन मिलता है। जानते हैं ये क्या चीजें हैं। वास्तविक संख्याएं जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा जिसमें एक मिड में 0 होता है और एक साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, एक तरफ नेगेटिव संख्याएं होती हैं, तो वह एक जो संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा पर निरूपित जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये इतना बड़ा जो क्लासिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का ही क्लासिफिकेशन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह जो इस तरीके से हम एक संख्या रेखा पढ़ते आए हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं वास्तव में इस संख्या रेखा पर निरूपित ही समस्त प्रकार की संख्याएं होती हैं। जबकि काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो ये काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें अंडर रूट के अंदर माइनस पाया जाता है, और ये इस प्रकार की संख्याएं चूंकि हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं होती हैं, ये केवल हायर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में आती हैं, तो इसीलिए ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई पार्ट नहीं है। कुछ जगह पर इन्हीं काल्पनिक संख्याओं की एक विशेष प्रकार की श्रेणी जो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याओं का मतलब ही है, नाम में ही छिपा हुआ है कि मिश्रित, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मिश्रण किया गया है। तो मिश्रण किसका है? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होती हैं ये। तो एक नई कैटेगरी बना दी गई, सम्मिश्र संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन ये दोनों ही प्रकार की संख्याएं हमारे जो जनरल एग्जाम्स हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, रियल नंबर्स की। तो वास्तविक संख्याओं को अगर हम विभाजन के रूप में अगर और वर्गीकरण इसका करना चाहें तो इनका वर्गीकरण होता है परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, और अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स के रूप में। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? नाम में ही पता चल रहा है, परमा यानी कि जिनकी गणना की जा सके, जिनका पूरा पूरा मान निकालना संभव हो। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जो
अपरमेय हैं, अनिश्चित प्रकार की हैं, जिनका पूरा पूरा मान निकालना संभव नहीं होता है, ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो होगी समझ की बात। लेकिन अगर डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू, जहां पर P अपॉन क्यू आ गया, P बटे क्यू आ गया, तो इसका मतलब है ये भिन्न है। यानी कि जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वह सारी की सारी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। और जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो सारी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की डेसिग्नेशन हमने देखी, एक अपनी समझ के लिए जो हमने इसके नाम से निकाली कि परमा यानी कि गणना यानी कि जिसका निश्चित मान हो, अपरमेय अनिश्चित प्रकार की जिसका पूरा पूरा मान ना हो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से जिसको P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसे P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि P अपॉन क्यू के रूप में आखिर किसको नहीं लिख सकते। तो वो संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हैं और पूरा पूरा मान नहीं देती, उन सब संख्याओं को हम अपरमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं अपरमेय हैं। लेकिन कुछ संख्याएं आपने ध्यान दिया होगा छोड़ दी गई, जैसे कि रूट 4 अंडर रूट 4 जो है इसका मान है 2। इसी प्रकार से अंडर रूट 9 है, इसका मान है 3। तो ये संख्याएं अब चूंकि पूर्णांक के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं, यानी कि इनका पूरा पूरा मान निकालना संभव है, तो इसीलिए इनको अपरमेय में नहीं रखा जाएगा। भले को ये अन पर अंडर रूट है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हम अपरमेय में काउंट नहीं करते। तो अपरमेय में केवल वही रूट की संख्याएं काउंट की जाएंगी जिनके पूरे पूरे मान निकालने संभव ना हो। अब यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में मैंने केवल करने की घात 2 वाली चीज़ें ली, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अभी चूंकि करनी आपको नहीं पढ़ाई गई है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपरमेय में हम करने की घात 3 में 9, इसको अब यहाँ पर अगर रूट 9 की बात की तो इसका मान तो 3 आ गया, पूर्णांक हो गया, लेकिन रूट के अंदर ही 9 है, लेकिन इसकी करने की घात 3 है। तो इसका मतलब है अब ये जो है वो अपरमेय ही रहेगी, परमेय नहीं होगी, जबकि ये संख्या परमेय है। उसका कारण क्या है? इसका परमेय होने का कारण ये है क्योंकि इसकी करनी घात 2 है, यानी कि 9 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा जिसके 2 जोड़े संभव हो। तो 9 को हमने इस प्रकार से लिख लिया, 3 गुणा 3 करनी घात 2 है, तो यानी कि 2 के जोड़े बनाए जाएंगे और जोड़े बनाकर इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इसमें एक जोड़ा बन चुका है, तो इसीलिए ये बाहर निकल गया पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर करनी घात 3 है, 9 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा जो कि 3 के जोड़े के रूप में हो। तो 9 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना चूंकि संभव नहीं है, 3 जोड़े नहीं बन पाए, तो इसीलिए ये संख्या इससे बाहर नहीं निकल पाएगी और करनी का चिन्ह लगा रहेगा, और इसीलिए यह करनी अब अपरमेय संख्या की श्रेणी में रहेगी। तो इन चीज़ों के बारे में हम अपने करनी वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। मैं फिलहाल आपको अभी परमेय और अपरमेय की डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ। तो हमें ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि परमेय और अपरमेय ये ऐसे टर्म हैं जो कि हमसे क्वेश्चन अक्सर गलत करवा लेते हैं। तो परमेय जिसका पूरा पूरा मान निकालना संभव हो या जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। अपरमेय जिनका पूरा पूरा मान निकालना संभव ना हो या जो P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, या करनी के अंदर की ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण संख्या के रूप में या पूर्णांक के रूप में नहीं बदल पा रही हैं, जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सक रहा है या जिनका करनी समाप्त नहीं किया जा सक रहा है, तो वो सारी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब अपरमेय संख्याओं का और डिवीजन नहीं है। अपरमेय संख्याओं के बारे में आप करनी के चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। अब बात करते हैं परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। यहाँ पर परमेय संख्याओं का और डिवीजन किया जाए तो हम पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, इन 3 रूपों में परमेय संख्याओं को बांटते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझ लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं वास्तव में सारे पूर्णांक, सारे भिन्न और सारे दशमलव जो हैं वो सब परमेय हैं। यानी कि
करने वाली संख्याएं अगर छोड़ दी जाएं तो बाकी सब जो बची वो परमेय बची। या हम ये भी कह सकते हैं परमेय वास्तव में पूर्णांक हो सकती हैं, परमेय वास्तव में भिन्न भी हो सकती हैं और परमेय हमारी दशमलव भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक क्या है, भिन्न क्या है और दशमलव क्या है। पूर्णांक पूर्ण अंक जो पूरे पूरे अंकों के रूप में होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, जैसे कि 2, 3, 7, 0, -2, -4, -5, -2, -8, ये सारी संख्याएं जो हैं, चूंकि पूरे पूरे अंकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर कहीं पर आधा, पौन, तिहाई, चौथाई, दशमलव, बटे का यूज नहीं किया गया है, तो ये हो गए पूर्णांक इंटीजर्स। भिन्न फ्रैक्शंस, जब पूर्ण नहीं होता है कोई भी अंक तो फिर इसका मतलब है वो उसके अंश में है, कुछ ना कुछ आंशिक रूप में है। जैसे कि 2 पर और अगर देखें तो 2 से और आगे 2.5, 2.25, 2.25, तो ये सब क्या हो गए, अब भिन्नात्मक स्वरूप हो गए, क्योंकि पूरा पूरा मान नहीं है। दो पूर्णांकों के बीच में असंख्य प्रकार की भिन्नें होती हैं, तो यह हो गया हमारा भिन्न जब पूर्णांक नहीं होता है। और भिन्न का ही दूसरा स्वरूप है दशमलव। जब हम चाहते हैं कि हम अंश और हर के रूप में ना लिखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में ना लिख करके हम उसको किसी दूसरे रूप में लिखना चाहें, तो फिर दूसरा स्वरूप उसका दशमलव है। वास्तव में भिन्न और दशमलव एक ही चीज है, लेकिन दोनों के लिखने का स्वरूप अलग है, और लिखने के स्वरूप के अंतर की वजह से ही और सारी संक्रियाओं में भी अंतर आ गया। जैसे कि दशमलव संख्याओं को जोड़ना अलग प्रकार से होता है, भिन्नों को जोड़ना अलग प्रकार से होता है। इनके लासा मासा निकालने के तरीके अलग हो गए, केवल किस वजह से, क्योंकि इनके दोनों के हमने स्वरूप बदल लिए। दोनों चीजें एक ही हैं, इसको बस अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है, जबकि इसमें अंश और हर और बटे जैसी बातें खत्म, केवल दशमलव ला करके हमने उसको लिख लिया है। या फिर हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे जब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान में आप जानेंगे कि दशमलव के इधर चलते हैं तो किस प्रकार से चलते हैं और इधर चलते हैं तो आप जानेंगे कि दशमलव के इधर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस क्रम से चलते हैं, जबकि दशमलव के इस साइड में हम चलेंगे तो 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां इस तरह से चलेंगे। तो इसका मतलब है कि भिन्न भी तो वास्तव में यही बता रही है। दशमलव के एक बाद का जो स्थान है वो 10वां है, 2 वाला जो है वो 100वां है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है दशमलव की पोजीशन के आधार पर ये चीजें स्थानीय मान काउंट करेंगे। तो दशमलव का क्या महत्व है, भिन्न जब हमारे पास थी तो हमें दशमलव के रूप में संख्याएं लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, और ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हैं क्या क्या, उनके बारे में हम समझेंगे। आगे के जो चैप्टर हैं हमारे, जिसमें हम केवल भिन्न फ्रैक्शंस पर चैप्टर पढ़ेंगे, डेसिमल्स पर चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसमें इन सब चीज़ों को जान लेंगे। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स, आप देखिए यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिखे हैं, इसमें कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जिनके आगे माइनस नहीं है और कुछ हैं जिनके आगे माइनस है। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक 2 रूपों में हो सकते हैं। एक ऋण पूर्णांक, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स जिनके आगे माइनस का चिन्ह होता है, और एक धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स जिनके आगे या तो प्लस का चिन्ह होता है या फिर नहीं होता है, वो अपने आप से अंडरस्टूड होता है कि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है उसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो इस प्रकार से हमने धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के रूप में बांट लिया। अब एक नंबर बचा रह गया है जिसके आगे अगर हम प्लस लगा दे रहे हैं तब भी और माइनस लगा दे रहे हैं तब भी उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो वैल्यू उसकी वही है। तो ऐसा नंबर जो होता है वो शून्य है, 0 है, जिसको हम ना पॉजिटिव में रख रहे हैं ना नेगेटिव में रख रहे हैं। इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई। ये पूर्णांक तो है, जब पूर्णांक है तो परमेय भी है, और परमेय है तो वास्तविक भी है। यानी कि शून्य पूर्णांक भी है, शून्य परमेय संख्या भी है, शून्य वास्तविक संख्या भी है, लेकिन शून्य धन पूर्णांक अथवा ऋण पूर्णांक नहीं है।
शून्य की अपनी अलग कैटेगरी है। अब यहाँ पर हमने धन पूर्णांक का ही एक और मान होता है गणनीय अंक, गणना करने वाले अंक, यानी कि कैलकुलेटिंग नंबर्स। ये कैलकुलेशन वाले नंबर होते हैं, इनसे हम गिनती लगाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इस रूम में कितने स्टूडेंट हैं या इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम वहाँ पर इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर कोई भिन्न नहीं आएगी, कोई दशमलव नहीं आएगी, वहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, तो वहाँ पर धन पूर्णांक ही होंगे। तो इसीलिए इनको कैलकुलेटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कह देते हैं। नेचुरली गिवन नंबर्स, यानी ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नंबर हैं। ये इनमें हमने अपनी कोई दिमाग, कोई माथापच्ची इनमें नहीं लगाई है। ये नेचुरली गिवन हमारे लिए हैं, जबकि ऋण पूर्णांक हैं ये हमारी तरफ से क्रिएट किए हुए नंबर हैं। जैसे भिन्न हैं ये हमारे स्वयं के क्रिएट किए हुए हैं। दशमलव है, वास्तविक है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ये सारे नंबर्स वास्तव में या तो हमारी मैथमेटिक्स में कहीं पर आ जाते हैं हमारी कैलकुलेशन के दौरान, और या फिर हमने अपनी सुविधा के लिए इनको क्रिएट कर लिया है ताकि हम गणितीय जो बड़े बड़े गणनाएं हैं, जो बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको कर सकें। लेकिन यह नंबर वास्तव में हमारी नेचुरल लाइफ से जुड़े हुए नंबर्स होते हैं। डे टू डे की लाइफ में हमें इनका यूज करना होता है। तो इसलिए प्राकृतिक नंबर या प्राकृत संख्याएं जिनको बोल देते हैं, ये वो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर्स इन्हीं को कहते हैं। अब एक चीज और आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दरअसल अगर इन पॉजिटिव नंबर्स में ही हम शून्य को भी शामिल कर लें तो यह एक अलग कैटेगरी बन जाती है। अगर इन सबको शामिल कर लें तो यह जो कैटेगरी बनती है यह कहलाती है पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन को कथन या कथन में दे देंगे और पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी शामिल हैं। और फिर नीचे कथन दे देंगे कौन कौन से कथन सही हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें हमारे लिए इस तरह की थोड़ी सी बारीक समझ रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पर हमने अब तक वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, गणनीय संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ा सा इसका डिवीजन को और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम भिन्न पर और दशमलव पर आएंगे। अगर हम विभाजन करें धन पूर्णांक का, तो धन पूर्णांक को हमारे पास दो आधार हैं जिन आधारों पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो कि धन पूर्णांकों में कौन से नंबर 2 से कटते हैं, कौन से 2 से नहीं कटते हैं, यानी कि 2 की विभाज्यता के आधार पर इनका डिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा विभाजन हम इनके गुणनखंडों की, यानी कि इनके फैक्टर्स, इनके टुकड़े किए जाएं, इन संख्याओं के टुकड़े किए जाएं, फैक्टर्स किए जाएं, गुणनखंड किए जाएं, और फिर देखा जाए कि गुणनखंड की संख्या कितनी बन रही है। तो इन दो आधारों पर हम विभाजन करते हैं। 2 से विभाज्यता के आधार पर जब विभाजन करते हैं तो हमें 2 तरह के नंबर प्राप्त होते हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन और ऑड नंबर्स। जो 2 से विभाजित होते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये एक छोड़ के एक प्राप्त होंगे हमको। जो 2 से नहीं कटेंगे उन्हें विषम संख्याएं कह देंगे, ऑड नंबर्स कह देंगे, वो होंगे 1, 3, 5, 7, यानी कि ये भी एक छोड़कर एक प्राप्त होते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो हैं ये अल्टरनेटिवली एक छोड़कर एक, एक छोड़कर के एक मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि ये 2 से कटते हैं, ये 2 से नहीं कटते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जोड़े में होते हैं और ये जोड़े में नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने 2 से विभाज्यता के आधार पर सम संख्या और विषम संख्याएं ये जाना। अब बात करते हैं गुणनखंडों की संख्याएं। टुकड़े कितने हो सकते हैं किसी एक नंबर के? टुकड़े एक हो सकता है, केवल एक ही बस, और उसके अलावा और कोई डिवीजन नहीं हो, और कोई टुकड़ा उसका नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं हो सकते। उसके फैक्टर 2 हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक हो सकते हैं। तो यदि 2 हो रहे हैं, केवल 2, तो उसे कह देंगे हम अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। अगर 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं उसके, तो हम उसे कह देते हैं भाज्य या कंपोजिट नंबर्स।
अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि जिनको हमने अभाज्य कहा है प्राइम नंबर्स, उनके आखिर को दो जो फैक्टर होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये दो फैक्टर दो जो होते हैं वो एक तो एक है और एक वो नंबर संख्या स्वयं है, सेल्फ। यानी कि वो जो दो फैक्टर हो भी रहे हैं उनमें से भी कॉमन है कि एक होना ही होना है, क्योंकि एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, सार्वभौमिक गुणनखंड। एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, या एक सभी दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सकता है, या एक दी गई सभी प्रकार की संख्याओं में शामिल होता है, या एक से ही मिल मिल करके सारी संख्याएं बनती हैं। तो इसीलिए एक चूंकि सभी में शामिल है तो एक तो गुणनखंड सबका होना ही होना है। एक दूसरा वो खुद भी जो संख्या है वो भी स्वयं की गुणनखंड हमेशा होती है। तो यही दो प्रकार के गुणनखंड जिनके होते हैं और उसके अलावा और कोई गुणनखंड उसका नहीं हो सकता है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम इसको दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दी हुई संख्या जो केवल एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब देखिए इस कैटेगरी को अगर आप देखें तो इसमें एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी संख्याएं जो कैसी हैं वो विषम हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अभाज्य में एक ही सम संख्या है, बाकी सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। अधिकांश विषम संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य हो ये हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। केवल और केवल एक दो ही ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, वरना कोई भी सम संख्या फिर अभाज्य नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो को छोड़ के सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। अब आते हैं दो से अधिक गुणनखंड वाली। तो जितनी भी संख्याएं जो एक के और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कट जाए तो फिर इसका मतलब है कि उसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। इसका मतलब है कि वो संख्या भाज्य है। जैसे कि 4, 1 से और 4 से तो कट ही जाता है, उसके अलावा 2 से भी कट जाता है, तो इसीलिए ये भाज्य की श्रेणी में आएगा। अभी एक के बारे में हमें और डिस्कस करना है कि कोई ऐसी संख्या भी है क्या जिसके दो गुणनखंड भी नहीं है, जो प्रकृति में दी हुई संख्याओं में से दो संख्याओं से भी नहीं कट पा रही है, जिसका केवल एक ही गुणनखंड है। हाँ, ऐसी संख्या है। वो संख्या क्या है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल एक ही संख्या से कटता है। किससे? इससे, और किसी नंबर से नहीं कटता है। तो इसीलिए 1 जो है वो ना इवन है, ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये ना भाज्य की परिभाषा को पूरा करता है ना अभाज्य की परिभाषा को पूरा करता है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है तो इसीलिए भाज्य नहीं है। इसके 2 भी गुणनखंड नहीं है इसलिए ये अभाज्य भी नहीं है। इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, वो 1 है। अब इस 1 को चाहे आप ये वाला 1 मान लें चाहे ये स्वयं मान लें, है तो एक ही। तो इसीलिए चूंकि इसके 2 गुणनखंड भी अवेलेबल नहीं हैं तो इसीलिए ये ना भाज्य है ना अभाज्य है। यह अलग स्पेसिफिक कैटेगरी है इसकी। जैसे 0 की अलग कैटेगरी थी, ना ऋण पूर्णांक ना धन पूर्णांक, उसी प्रकार से 1 भी ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए।
तो वो कोई ये थोड़ा जांच करना चाह रहा है कि आपको जोड़ना आता है या नहीं आता है, वो ये जानना चाह रहा है कि आपको कहीं इस बात में कन्फ्यूजन तो नहीं है कि अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 5 7 को जोड़ करके दे देते हैं कि लीजिए साहब 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, जबकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो शुरू होती हैं 2 से। तो 2 से शुरू होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भाज्य और अभाज्य और एक इनके आपके माइंड में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, बस इसको जानना चाह रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं भिन्न के बारे में। यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने कभी कभी डायग्राम के आधार पर वो हमसे पूछता है कि बताइए, कथन निष्कर्ष दे देंगे या 3-4 कथन दे देंगे कि सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं, कुछ परमेय पूर्णांक नहीं होती हैं, सारी सम संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं, कुछ विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार के कथन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। उसका मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट बता दे रहा हूं आज, उसके बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर इस चार्ट में आते हैं तो हमें कुछ लगाना होता है। कुछ वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं भी होती हैं, कुछ परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होते हैं, कुछ पूर्णांक ऋण पूर्णांक भी होते हैं, कुछ पूर्णांक धन पूर्णांक भी होते हैं, कुछ धन पूर्णांक सम होते हैं, कुछ धन पूर्णांक विषम होते हैं, कुछ धन पूर्णांक अभाज्य होते हैं, कुछ धन पूर्णांक भाज्य होते हैं। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कुछ लगाते हैं। इसी प्रकार से अगर इसको हम चित्र के रूप में बनाएं तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे अंदर मिलेगी, उससे ऊपर की संख्या उससे ऊपर, उससे ऊपर की संख्या उससे ऊपर, उससे ऊपर की संख्या उससे ऊपर। देखिए पूर्णांक और पूर्णांक के ऊपर परमेय और परमेय के ऊपर वास्तविक। तो अगर जैसे हमने यहां पर कहा था कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कुछ लगाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी हम कर सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। कभी कभी वेन डायग्राम दे देता है और उसका इंटरप्रिटेशन कथन में देता है कि इस वेन डायग्राम के आधार पर या इस चित्र के आधार पर, इस रेखीय निरूपण के आधार पर हम कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वहां पर निष्कर्ष क्या निकलेंगे, कुछ वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं, कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, कुछ परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, कुछ परमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाएं या बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो हमें क्या लगाना होगा, बाहर से अंदर की ओर जाते वक्त हमें कुछ लगाना पड़ता है। सम इर्रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स, सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो सम कुछ लगाते हैं। और जब अंदर से बाहर की ओर मूव कर रहे हों हम या नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे हों तो हम लगाते हैं सभी या ऑल इवन नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इस तरह से देखिए सारी अभाज्य संख्याएं धन पूर्णांक, सारी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं, धन पूर्णांक भी हो सकती हैं, ऋण पूर्णांक भी हो सकती हैं। सारी विषम संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सारी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, सारी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों के बारे में आपको केवल और केवल अगर चार्ट आपको अच्छे से तैयार होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड, भिन्न फ्रैक्शनल नंबर्स। भिन्न को हम मुख्य रूप से अगर देखा जाए मोटा मोटा तो दो रूपों में बांट लेते हैं, साधारण भिन्न यानी कि जनरल फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शंस, और दूसरा है जटिल भिन्न या सतत भिन्न, कंपोजिट या फ्रैक्शंस, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस। ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार से कुछ भिन्नें होती हैं जिनमें हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा अंश है कौन सा हर है, इतना ज़्यादा जटिल कर दिया गया होगा, एक ही भिन्न में कई सारी भिन्न जुड़ी हुई होंगी। तो इस प्रकार के भिन्न जटिल भिन्न कहलाती हैं। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग भिन्न वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। साधारण भिन्न जो है इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, उचित या सम भिन्न, नाम में ही दिया हुआ है उचित प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित विषम यानी यही गलत है, ये अनुचित है, सही तरीका नहीं है ये,
तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गई। और फिर मिश्रित भिन्न है, नाम में छिपा हुआ है कि मिक्स्ड, कुछ ना कुछ मिश्र किया गया है, जोड़ा कुछ मिलाया गया है, मिक्सचर किया गया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो उचित फ्रैक्शन क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शंस यही हैं, यानी कि जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यह जो है हमारी उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 1/2 अंश छोटा है, हर बड़ा है, 2/5, 7/15 बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत अनगिनत हो सकती हैं। तो यह प्रॉपर फॉर्मेट में होती हैं, इसीलिए इन्हें प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है। अनुचित, ये तरीका गलत है लिखने का, यह सही तरीके में नहीं लिखी हुई हैं, इसीलिए इनको अनुचित कहा गया है, इन्हें विषम कहा गया है, इन्हें इम्प्रॉपर कहा गया है। क्यों, क्या गलत है इनमें? इनमें गलत ये है कि 7/2 कहा गया है इसको। 7/2 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 पूरे और 1 आधा हिस्सा। 7/2 का मतलब 3.5, यानी कि 3 कंप्लीट और 1 आधा। तो हम इसको 7/2 क्यों लिख रहे हैं? हम इसको लिखना चाहिए 3 और 1/2, तब इस प्रकार से जो है यह अपनी प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी। तो चूंकि इसको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखा गया, इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इनमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इन्हीं भिन्नों को हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है, और प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए हम आते हैं मिश्रित भिन्न में। उसमें क्या करते हैं, इससे इसको भाग कर दिया जाता है, जो पूरा पूरा होता है उसको सही में ले लिया जाता है कैरी में, और बाकी जो बचता है वो हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, इनमें मिक्सचर होता है 2 चीज़ों का, एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो देखिए, पूर्णांक और प्रॉपर फ्रैक्शन ने मिलकर के एक मिक्स फ्रैक्शन बना लिया। पूर्णांक और प्रॉपर फ्रैक्शन ने मिलकर एक मिक्स्ड भिन्न बनाई है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो भिन्न होती हैं वो इससे कन्वर्ट करके लिखी जाती हैं, यानी कि इसी का ही एक दूसरा लिखने का तरीका है ये, ताकि हम इम्प्रॉपर फॉर्मेट से प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएं। अब बात करते हैं दशमलव की। बहुत सही से समझने की जरूरत है इसको। दशमलव में दो हिस्सों में बांटा गया है, साधारण दशमलव और आवर्त दशमलव। अब सिंपल डेसिमल, साधारण दशमलव जो है, इसको साधारण सी बात है 3.2, 5.68, मतलब दशमलव के बाद में एक निश्चित स्थान तक ही अंक आते हैं, तो वो होता है साधारण डेसिमल। आवर्त दशमलव, रिकरिंग डेसिमल, नाम में ही है रिकरिंग, यानी लगातार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो ऐसा दशमलव जो होता है वो रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। जैसे कि 3.23, 23, 23, 23, 23, 23 अनंत तक ये आता रहेगा। 3.767676 और अनंत तक आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम बाद में बार बार ना लिख करके हम इनको, जिन संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है उन्हीं के ऊपर बार लगा करके और छोड़ देते हैं, या फिर इनको जिन अंकों के का रिपीटिशन हो रहा है उन्हीं के ऊपर जो है रिकरिंग डेसिमल लगा करके और छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से तो ये संख्याएं जो हैं ये बता रही हैं कि 2 और 3 का रिपीटिशन बार बार हुआ है, 2 3 2 3 2 3 2 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज को और ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्याएं जो थी वो भी कुछ इसी प्रकार की संख्याएं थी, क्योंकि उनका पूरा पूरा मान नहीं निकल पा रहा था। देखने में ये भी संख्याएं ऐसी ही लग रही हैं जिनका पूरा पूरा मान निकलना संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कहाँ पर जाकर के रुकेंगी। ये कभी नहीं रुकती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। तो इसका मतलब इनका पूरा मान नहीं निकल पा रहा है और इनका भी पूरा मान नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इनको हमने परिमेय में रखा, और जबकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। जैसे कि इन 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कोई संख्या किस प्रकार के विकल्पों के रूप में हो सकती है, जिसमें हमें परिमेय अपरिमेय देखना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अपरिमेय वह संख्या है जिसका पूरा पूरा मान निकालना संभव ना हो। अब हम 2 उदाहरणों को देखते हैं। एक उदाहरण ये है जिसमें √2 का मान 1.414213। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह भी नंबर जो है एक अपरिमेय नंबर है, क्योंकि इसमें जो रिपीटिशन हुई है वो बेतरतीब ढंग से हुई है। दूसरी तरफ एक यह नंबर है, इसमें
रिपीटिशन 1.414141 इस तरीके से हुई है, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1.4141 के ऊपर बार। तो यह 2 विकल्प हमें लिखे हुए मिले और साथ ही साथ एक विकल्प ये मिला। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि यह तो साधारण दशमलव है, तो इसीलिए ये परमेय संख्या है। इन 2 को लेकर के डाउट हो जाता है कभी कभी, तो इसमें निश्चिंत रहिए। √2 का जो मान है वो चूँकि बेतरतीब ढंग से दिया हुआ है, तो इसीलिए यह अपरमेय संख्या है। लेकिन 1.4141 इसमें चूँकि रिपीटिशन एक निश्चित तरीके से हो रहा है, और इसमें हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए यह एक परमेय संख्या है। तो यह भी परमेय संख्या है, यह भी परमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम इधर आते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पाई और एक पाई का मान 3.1415926535 और डैश डैश डैश, एक 22/7 और इसका मान दिया हुआ है, और एक 3.14। 3.14 साधारण दशमलव है, जो कि एक परमेय संख्या होती है। 22/7 चूँकि एक भिन्न है, और इसीलिए भिन्न हमेशा एक परमेय संख्या होती है। रही बात पाई के मान की, तो पाई का मान चूँकि बेतरतीब ढंग से, ये देखिए इसमें कोई भी कहीं से किसी प्रकार का हमें रिपीटिशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए एक अपरमेय संख्या होती है। तो कहीं पर भी अगर पाई का सिंबल दिया हुआ हो या पाई का ये मान दिया हुआ हो, तो इन दोनों को आप अपरमेय मानेंगे। लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ है तो उसको आप परमेय मानेंगे। 3.14 लिखा हुआ है, इसको भी परमेय मानेंगे। लेकिन अगर इस तरह का मान दिया है 3.141592 डैश 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 डैश, तो इसको आप एक अपरमेय संख्या मानेंगे। तो आज का इस तरह से हमने इस लेक्चर में संख्या पद्धति के डिटेल सिलेबस और संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बात की। आप लोगों को हमारा यह लेक्चर कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।